देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन 3 ही होंगे, sp3, sp2 एंड sp। अब कैसे हम कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो sp3 है, sp2 है या sp है? तो इसमें कार्बन एटम पे जब कभी भी किसी भी कंपाउंड में, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड हो, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन पे अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड है sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है sp होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की काउंटिंग कैसे करेंगे ये आपको हमने करा ही दिया। ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्डेड होंगे, सिग्मा बॉन्डेड होकर के लीनियर चेन फॉर्म करेगा। तो जैसे ये ऑप्शन इसके पास है कि ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बॉन्ड बनता जाएगा और एक लीनियर चेन बनेगी। ये भी हो सकता है कि एक लीनियर चेन हो, पेरेंट चेन, और इसके साथ कार्बन यहाँ पे बीच में भी अटैच हो सकता है, तो एक ये लीनियर चेन हो गई। अब इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन ऐसे आपस में जैसे जुड़ रहे हैं और आपस में जुड़ने के साथ साथ ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो करके, अगर ये सिंगल बॉन्डेड हैं, यहाँ पे आप देखिए क्लोज रिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर क्लोज रिंग फॉर्म कर रहे हैं तो ये साइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो इतनी वैरायटी होगी कि कार्बन कार्बन की लीनियर चेन होगी, ब्रांच चेन होगी, साइक्लिक कंपाउंड होंगे। अब उस साइक्लिक कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड होगा अल्टरनेट पोजीशन पे, तो इसमें एलिफेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ये इतने सारे कंपाउंड होंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को अगर इसको आप डिफाइन करिए तो ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये सब इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसको आप कहते हो एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। नोमेनक्लेचर भी आपने करा है इसका। नोमेनक्लेचर में आप पहले पेरेंट चेन हम चूज करते हैं कि कितने कार्बन की कंटिन्यूअस चेन है, तो उससे हम उसका रूट वर्ड यूज करते हो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। फिर उसके बाद अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर तो वो एल्केन होगा, तो उसके लिए सफिक्स हो जाएगा रूट वर्ड के बाद एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अन। ये सब चीज़ें आप कर लेते हो। अब जो 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन में, sp3, sp2 एंड sp, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होती हैं, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की रिलेटिव साइज आपसे पूछी जाती है या क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इनकी रिलेटिव साइज कैसे हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्सअप हो रही हैं। जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्सअप होती हैं तो s ऑर्बिटल का शेप होगा स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, और इन दोनों की मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगी उनका शेप होता है इस टाइप का, जिसमें एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा। तो देखिए इसमें
कि जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्सअप होती हैं तो चूंकि s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल स्फेरिकल है और सिमेट्रिकली स्फेरिकल है तो ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, इक्वली ये कंट्रीब्यूट करेगा सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रही हैं और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कंट्रीब्यूशन s ऑर्बिटल का इक्वल होगा। तो s ऑर्बिटल का अगर कैरेक्टर हम यहाँ पे देखें तो s कैरेक्टर, अगर यहाँ पे आप देखिए तो s कैरेक्टर यहाँ पे टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। किसी एक ऑर्बिटल में अगर s का कैरेक्टर हम देखें तो कितना होगा, 1/4 या 25%। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुई, तीनों ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसी एक ऑर्बिटल में इसका कंट्रीब्यूशन आप देखिए कितना होगा, 33.3%। तो यहाँ पे होगा 1/4, यहाँ पे होगा 1/3 और sp हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 2 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुई। तो अगर 2 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रही हैं तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर होगा 50% या 1/2। तो इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगी वो चाहे sp हो, sp2 हो या sp3 हो, इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर आप देखिए सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उससे कम है sp2 में, सबसे कम है sp3 में। तो s के कैरेक्टर से हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज पे क्या इफेक्ट होगा, आप देखिए s ऑर्बिटल चूँकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है और स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तो ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करता है, यानी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस किसी भी डायरेक्शन में s ऑर्बिटल पे इक्वल होगा। दैट मीन्स द s ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो s का कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के उतना क्लोज होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव साइज अगर आप देखिए तो रिलेटिव साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, रिलेटिव साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो सबसे बड़ी साइज उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की होगी जिसमें s का कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो सबसे बड़ी साइज देखिए किसकी होगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें सिर्फ 25% s कैरेक्टर है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर 33% है तो इसकी साइज इससे छोटी होगी और सबसे छोटी साइज होगी sp की। तो ये तो रिलेटिव साइज हो गई, याद रखिएगा ये आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है मल्टीपल क्वेश्चन में, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है, इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। अब बेटा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा यहाँ पे हम ले रहे हैं एथिलीन एंड नेक्स्ट वन इज एसिटिलीन। तो इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करनी हो आपको तो बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड बना कार्बन कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड बना है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब सबसे छोटी साइज हमने क्या कहा कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये दोनों कार्बन ज़्यादा क्लोज होंगे, तो सबसे छोटी बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड लेंथ अगर आप देखिए तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसकी बॉन्ड लेंथ आप देखो तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल उतनी शॉर्टर होगी, और इसलिए बॉन्ड लेंथ भी उतना छोटा होगा। तो अब इन तीनों केस में देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में बॉन्ड लेंथ को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा एल्केन का, उससे कम बॉन्ड लेंथ है एल्कीन का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ है एल्काइन का। तो बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पे। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कभी भी आप स्ट्रक्चर लिखते हैं, जब कभी भी आप फार्मूला लिखते हैं, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो, यानी कि 4 बॉन्ड कार्बन को बनाना है। अब वो 4 बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन कभी भी कार्बन किसी भी इंडिविजुअल कार्बन पे, चाहे बड़ा मॉलिक्यूल हो छोटा मॉलिक्यूल हो, कार्बन पे बॉन्ड न 4 से ज़्यादा होंगे और न 4 से कम होंगे, 4 बॉन्ड ही होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ होती है जो कि अक्षम्य होती है, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। कभी कभी आप कार्बन पे 3 ही बॉन्ड बना देते हो, कभी कार्बन पे 5 बॉन्ड भी दिखा देते हो, तो ये ऐसा कभी, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। कार्बन पे हमेशा 4 बॉन्ड ही होंगे, वो चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। तो ये तो हो गया बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी हैं, जिसमें आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो पहला टॉपिक इसमें आप देखिए जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। देखिए बेटा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? जैसे कोई सिंपल मॉलिक्यूल हम ले लें, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं A2, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लीजिए AB। दोनों कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है सिमिलर एटम के बीच में, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग है डिफरेंट एटम के बीच में। तो जब सिमिलर एटम के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग होगी तो 2 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। जब भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बाद बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों सिमिलर एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी,
तो जितना स्ट्रांगली ये एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा उतना ही दूसरा एटम भी अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जितना चार्ज एक एंड पे होगा उतना ही चार्ज दूसरे एंड पे होगा, तो दोनों एंड पे चार्ज इक्वल होंगे और इससे जो बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है। अब यहाँ पे दो अलग अलग एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। इसमें एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अब चूंकि इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड है, तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर भी स्टेबल होंगे, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होंगे, बल्कि इनका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बढ़ जाएगी। तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई उस एंड पे, तो इसलिए वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इतना ही पार्शियल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जो पोलराइजेशन हो रहा है वो पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बॉन्ड बनेगा एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब यही चीज अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखें, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर यही सेम फिनोमेना अगर आप देखिए, तो जैसे ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिखिए CH3 CH2 एंड NO2। अगर ये स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे आप ये जो ग्रुप देख रहे हैं NO2, इस ग्रुप का नेचर क्या होगा? NO O और यहाँ पे चार्ज आता है पॉजिटिव। तो जो NO2 ग्रुप हमको दिख रहा है, इस NO2 ग्रुप का नेचर देखो कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो तीन तीन एटम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो तीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही, साथ में यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम न्यूट्रल होता है तब भी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो इस NO2 ग्रुप का नेचर यहाँ पे क्या होगा, इसकी टेंडेंसी यहाँ पे क्या होगी कि ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे। अब ये कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो ये इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यही सेम चीज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और ग्रुप जोड़ दीजिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो इसको अट्रैक्ट, ये सॉरी
ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये फिनोमेना और ये फिनोमेना, ये दोनों को आप कंपेयर करिए। यहाँ पे भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये सिंपल मॉलिक्यूल में है, और यही पार्शियल डिस्प्लेसमेंट आपको कार्बन कार्बन चेन में दिख रही है। तो जो पोलराइजेशन यहाँ पे या जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट आपको सिंपल मॉलिक्यूल में दिख रहा है, वही पार्शियल डिस्प्लेसमेंट जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का किसी कार्बन चेन में होता है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय I। तो ये फिनोमेना समझ में आ रहा होगा बेटा इसमें, कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जब भी एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है किसी एक एंड की तरफ। यही पार्शियल डिस्प्लेसमेंट अगर किसी कार्बन चेन में होता है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट में आप देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हैं, कि यहाँ पे जैसे अगर इस नाइट्रो ग्रुप को हम कंपेयर करें तो इस नाइट्रो ग्रुप का नेचर देखिए, ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आप देखो, और दूसरा यहाँ पे इस मेथिल ग्रुप को आप देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे ग्रुप या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसको कहा जाता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट यहाँ पे आपको लग रहा है, ये होगा -I या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन जो मेथिल ग्रुप है, इस मेथिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन की तरफ जा रहा है, तो ये आप देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है। लेकिन मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके ऊपर जो इफेक्ट लगेगा, दिस इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये दो तरह के इफेक्ट हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई दूसरा ग्रुप कार्बन के अलावा जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो उस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन होगा, एंड दिस separation of electron or partial displacement of bonding electron pair in a carbon chain is called inductive effect। अब देखिए बेटा इसमें कि जैसे ये NO2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगा, इस कार्बन पे। अब ये कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, तो इस वजह से अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट इसका क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन इस कार्बन के बाद इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इसके बाद और कम हो जाएगा, इसके बाद और कम हो जाएगा। तो लगभग 3 कार्बन एटम तक तो इस ग्रुप का इफेक्ट होगा, लेकिन तीसरे कार्बन के बाद इसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट, चूँकि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनका बहुत पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसका इफेक्ट 3rd कार्बन तक होगा। 3rd कार्बन के बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा।
तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट वेयर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, या यही चीज़ देखिए इसमें कि जैसे मान लीजिए, तो ये तो हो गया कि दो टाइप के ग्रुप हो गए, NO2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लें एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO। तो CHO ग्रुप का अगर नेचर आप देखो तो इसका नेचर भी क्या होगा यहाँ पे, अगर CHO ग्रुप हम ले रहे हैं तो इसका नेचर क्या होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, और जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा कि इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे चूंकि मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो फॉर्मली अटैच्ड है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग तो नहीं है। दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो ये ग्रुप अगर आप देखिए तो ये ग्रुप भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो पहला ग्रुप देखा इसमें आपने कि NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। CHO ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ऐसे ही अगर यहाँ पे ले लीजिए COOH, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसके अलावा अगर फ्लोरीन एटम जुड़ा है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। इसके अलावा देखिए बेटा इसमें अगर यहाँ पे CO अगर कीटोन ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अगर ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो ये हमेशा क्या देंगे, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो दीज ग्रुप्स, ये जितने ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे ग्रुप ये हमेशा देंगे -I इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तो हो गया बेटा इसमें कि ऐसे ग्रुप का एक वो हो गया जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे। इसके अलावा आप देखिए कि अब अगर कोई एल्किल ग्रुप हम ले रहे हैं तो एल्किल ग्रुप के केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं CH3 अगर लिया जाए तो इसका नेचर क्या है, देखो बेटा। अब कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब सिग्मा बॉन्डेड होंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन हाइड्रोजन के। दैट मीन्स यहाँ पे CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ। तो इन तीनों डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा रहा है। तो पहले केस में जो एग्जाम्पल हम कराए थे उसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था, और अब यहाँ पे कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अपने से दूर। तो ये ग्रुप देखिए यहाँ पे, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये हमेशा देगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो दो तरह के इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे, जितने एल्किल ग्रुप हैं वो देते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इनको कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो जैसे यहाँ पे सिंपल हमने देखा क्या, CH3 दूसरा ग्रुप यहाँ पे हम लें CH3 एंड CH3, और एक ग्रुप यहाँ पे आप ले लीजिए CH3 एंड CH3। इन तीनों केस में आप देखो बेटा, इसमें इन तीनों केस में कार्बन का कैरेक्टर देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ, या इसको और सिंपल आपको कर दें, ये ले लीजिए CH2 एंड CH3, इन तीनों को हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन आप देख रहे हो, इस कार्बन के साथ एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, तो अगर एक कार्बन सिर्फ जुड़ा है तो ये कार्बन होता है प्राइमरी, या इसको हम कहते हैं 1 डिग्री। इस कार्बन के साथ देखिए एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, तो दो कार्बन जुड़े हैं तो ये होगा सेकेंडरी, और इस कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये होगा टर्शियरी। अब इन तीनों एल्किल ग्रुप का अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करें तो देखिए ये है एथिल, ये है आइसोप्रोपिल, और यहाँ पे देखो आइसोप्रोपिल 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो गया प्रो, यहाँ पे 1 2 3 4, और टर्शियरी है तो ये होता है नियो ब्यूटिल। अब इन तीनों का हमको प्लस आई इफेक्ट कंपेयर करना है कि इसमें कौन स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो देखिए मेथिल ग्रुप क्या होता है, ये मेथिल ग्रुप का नेचर अभी आपको हमने कराया यहाँ पे, ये मेथिल ग्रुप का नेचर क्या होगा, ये हमेशा देगा प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इन तीनों कार्बन को आप कंपेयर करिए कि इन तीनों कार्बन में इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा कार्बन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन रिच ये कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी किसकी होगी, इस कार्बन की, इससे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इसकी, और सबसे कम इसकी। तो यहाँ पे आप देखिए, और अगर यहाँ पे एक और ले लीजिए, तो यहाँ पे एक और हम ले लें CH3, तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी और कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। इनके अगर हम प्लस आई इफेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे किसका होगा, फोर्थ का, इससे कम होगा थर्ड का, इससे कम होगा
यहाँ पे सेकेंड का और सबसे कम होगा फर्स्ट का। तो ये तो प्लस आई इफेक्ट का कंपैरिजन हो गया। एक चीज़ और देख लीजिए बेटा इसमें कि जैसे अगर मान लीजिए ये है, दिस वन, तो ये क्या है, ये है बेंजिल, दिस इज बेंजिल। अब यहाँ पे नेचर हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो क्या है, एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होते हैं। दो तरह के बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक होता है लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्ड फिक्स होते हैं दोनों बॉन्डेड एटम के बीच में, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होते हैं ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, और अगर दो पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे अटैच्ड हैं तो इनका मूवमेंट होता है, कंटिन्यूअस मूव करते हैं पूरे इंटायर मॉलिक्यूल पे, इसलिए इनको कहा जाता है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करेंगे तो इनका डिस्प्लेसमेंट और इजी होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा होगा और इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब अगर कंपेयर करने को आपसे पूछा जाए कि जैसे ये लिया हमने, एक इधर ले लीजिए ऐसे, और एक यहाँ पे ले लीजिए, दिस वन इज, तो देखिए ये भी 3 डिग्री है। अब टर्शियरी ये भी है, टर्शियरी ये भी है। इन दोनों को अगर हमको कंपेयर करना हो तब इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे 3 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये मेथिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, लेकिन ये सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का रिलीज ज़्यादा इजी होगा, तो ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा और इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये तो हो गया बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में और भी इसमें कुछ इफेक्ट आपको करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा दूसरे, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, फील्ड इफेक्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।